प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बल्ला छिन गया। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में अपना दिफा करने में नाकाम। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। पीटीआई उम्मीदवारों को मज़ाक़ा खेज इंतखाबी निशान अलॉट। बल्ले के दावेदारों को वोट मांगते हुए निशानात के हवाले से वोटर्स के सामने शर्मिंदगी का सामना। ऐसे इंतखाबी निशानात अलॉट करने का असल आइडिया किसका था? दूसरी जानिब पीटीआई का चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद। लेवल प्लेइंग फील्ड पिटिशन वापस। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कौन सी गलती जमात की सियासी निशान से महरूमी की असल वजह बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। मरियम नवाज ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने को दुरुस्त करार देते हुए इमरान खान पर इदारों पर हमलों का इल्जाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस निशाने पर। नून लीग की सियासी मुहिम तेज। मरियम नवाज ने महंगाई में कमी के लिए नून लीग को वोट देने की शर्त रख दी। इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। नून लीग पर सियासी मुखालिफिन को मैदान से आउट रखने की कोशिशों का इल्जाम लगा दिया। जियाला वजीर आजम के लिए कोशिशें तेज। क्या कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी इसाक खाकवानी साहब। उनको वेलकम करेंगे और डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। वालेकुम सलाम बीबी। खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बल्ले के ऊपर तो आते हैं और जो सियासी मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि मुस्लिम लीग के साथ क्या मामला चल रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई शो में तो यू वर वेरी अनश्योर कि पता नहीं क्या होगा, बातचीत होगी नहीं होगी। तो अभी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं और इलेक्शन में जा रहे हैं आप लोग? ये तो फैसला हो गया है। 4-5 दिन की बात है, शायद आप तक इतला नहीं पहुंची। उनने 7 नेशनल असेंबली की सीटें और 11 एमपीएस की सीटों पे पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की है। हमारे बहुत सारे साथी रह गए हैं, मगर हमने इसको अपना सीट एडजस्टमेंट को कबूल कर लिया है और इनके खिलाफ हम अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ उन्होंने भी किया है, हमने भी किया है। कई जगहों पर हम उनके खिलाफ इलेक्शन में एक दूसरे की इमदाद कर रहे हैं, जो आज की पोजीशन है। अच्छा खाकवानी साहब, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुतमईन है? क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं, जैसे ओन चौधरी और अलीम खान साहब को तो एडजस्ट किया है, जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनको लोधरा की बजाय मुल्तान दे दिया है, और फिर उसके अलावा बाकी लोग हैं उनका कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो आपको लग रहा है मजीद चीजें बेहतर हो जाएंगी? नहीं, वो तो अब फैसला हो गया। अब तो अब फैसले से बहुत आगे निकल गए हैं। अब तो लोगों ने अपने कागज जिन्होंने विड्रॉ करने थे विड्रॉ भी कर लिए हैं, और नून लीग ने अपना जो 7 सीटों पे अपने आदमी नहीं खड़े किए, उन्होंने लाहौर की 2 सीटें भी दी हैं। तो वो 11 एमपीएस को भी अकोमोडेट किया है। जहां जहां उनकी कमजोर पोजीशन थी वहां पर उन्होंने एडजस्ट किया है, सिवाय लाहौर के। बाकी जगहों पर तो उनके कैंडिडेट्स इतने मजबूत नहीं थे जितने हमारे दोस्त थे, तो लिहाजा मगर हमारे कई जगहों पर कई हजरात रह गए हैं। पर ये तो फिर सीट एडजस्टमेंट में तो ये चीजें चलती रहती है ना जनाब। ठीक है। अच्छा खाकवानी साहब, ये भी बताएगा कि ये जो बल्ले के साथ हुआ है, पहले इस पे जाने से पहले अच्छा ठीक है। खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सीट एडजस्टमेंट में आपकी सीट भी हुई है, बिहाड़ी वाली उसमें शामिल है सर? नहीं, मैंने तो उसके मुझे नहीं एडजस्ट किया गया, तो मैंने उस लिहाज से अपने कागजात नामजदगी 12 तारीख को वापस ले लिए कि ताकि इनका आपस में जो मुआहदा है वो चलता रहे। मतलब आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे इस दफा वहां पे? देखिए ना, सीट एडजस्टमेंट में इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है, यहाँ 2 बड़ी जमातें आपस में एक इलेक्शन लड़ रही हैं। एक पीटीआई है और दूसरा नून लीग है। तो अगर आप दोनों में हमारे साथ तो नाचाकी हो गई ना जनाब पीटीआई की, तो फिर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो हम आईपीपी के निशान पे तो फिर दोबारा उन सीटों पे नहीं लड़ सकते ना जहां उनके साथ सीट एडजस्टमेंट में जहां हुई है वो भी नहीं लड़ रहे। तो हमने भी इसको कबूल करके हमने अपने साथियों की खातिर अपने कुर्बानी कर दी है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अच्छा सर, ये बड़ा
एक तरह की बिग आप ये बता रहे हैं कि आप भी इलेक्शन नहीं लड़े, क्योंकि मेरा ख्याल पहली दफा है 2002 के बाद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, आप इलेक्शन नहीं लड़े। अच्छा, आपकी तो ये नहीं है जी, ये यूं नहीं है, ये 1937 के बाद आज पहली दफा हम बिहाड़ी में रिप्रेजेंटेशन हमने छोड़ी है, पहली दफा 1937 से। ये सारी कुर्बानी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में आपको देनी पड़ गई है। बाकी भी तो बहुत सारी सीटें थी, 15-17 लोग थे, तो वाई ऑन योर सीट आप बता रहे हैं 1937 में जो उस वक्त यूनाइटेड इंडिया में इलेक्शन हुए थे। जी इलेक्शन में हिस्सा लेते थे हम, वहां पर मुकाबला करते थे। हमने तो 40 साल 42 साल जो नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग बनी है, उनमें कभी हमने इलेक्शन के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। तो वो फिर अब कहीं तो आकर पार्टी के लिए, अपनी जो नई पार्टी बनी, तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालना था। अगर ये हमारे साथी अगर बन गए तो ऐसे समझे कि हम भी बन गए हुकूमत में। आपको कोई सेनेट की कोई अंडरहैंड कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डील वगैरह सेनेट में ले जाएंगे? वो इसके अंदर कोई हमारी इसमें कंडीशनैलिटी भी नहीं थी। हमारी कंडीशन तो ये थी कि हमारे जितने उस वक्त 32 MNAs थे और 58 MPs थे, जहां जो नेगोशिएशन कंडक्ट हुई हैं उसके ऊपर मैं नहीं बात करना चाहता, वो मुनासिब नहीं है। तो वो रिजल्ट में 7 और 11 का काम बना, 11 MPs और 7 MNAs। तो फिर इस पे मैंने तो यही मुनासिब नाम तो आपने बड़ा खूबसूरत है कि अमेरिका में बड़ा मशहूर है, वहां पे जितने स्टोर्स होते हैं ना, वहां पे उनको 7-11 ही कहा जाता है। तो आपने भी कहा कि 7-11 जो है नंबर तो बड़ा लकी है सर। ये 7-11 जो है जबान पे भी बड़ा अच्छे तरीके से आता है, म्यूजिकल थोड़ा सा लगता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब का भी एडजस्टमेंट होगी, मेरा ख्याल सुन रहे थे, अलीम खान साहब की भी, आउन चौधरी साहब की, और 4 कौन लकी हैं सर जिनकी हुई है इनके अलावा, कि जिन पे उन्होंने अपने विड्रा के नवाज लीग में? ये गुलाम सरवर खान साहब हैं, अच्छा, वो और आमिर कियानी साहब थे। उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई मगर वो इस्तीफा दे गए और वो फिर उन्होंने अपने कागज भी विड्रॉ कर ले, जो एक किस्म की एक सीट जाए हो गई, क्योंकि यहाँ पर नून लीग का कमजोर थी पोजीशन। मगर आमिर कियानी साहब के साथ मेरी बात नहीं हुई, मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा। तो फिर ये नौमान लिंगड़ियात साहब हैं पीछेवतनी से, उनका हुआ है, लाहौर से 2 सीटें मिली हैं, आउन चौधरी साहब और अपना अलीम खान साहब से। तो इस तरीके से जहांगीर खान को उन्होंने मुल्तान में किया है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट। हाउएवर वो जो सरगोदा अपना ये लोधरा वाली सीट थी, उस पे उन्होंने कहा कि आप बेशक लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ लें और हमारा कैंडिडेट भी ओपन। उन्होंने एक किस्म की ओपन सीट की है जिसमें जहांगीर खान भी लड़ रहे हैं और जहांगीर खान के अपोजिंग साइड में नून लीग का भी बंदा लड़ रहा है। ये वाहिद एक्सेप्शन की है जहां पर 1-2 बंदों के खिलाफ और एक बंदे की उन्होंने ये सीट एडजस्टमेंट ना होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन। नहीं, आपने कहा कि जिन जगहों पे नवाज लीग के उम्मीदवार वीक थे वो सीटें उन्होंने आपको दी हैं, जो मुझे बात समझ आ रही। तो आपकी विहाड़ी वाली सीट जहां पे आप लड़ रहे थे, वीक सीट थी, आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट बेस विहाड़ी में कम थी, लिहाजा आपकी जगह उन्होंने अपने उम्मीदवार को रखा है। जी, आज तक मैं जितने इलेक्शन लड़ा हूँ 4, उसमें कभी आज तक 50,000 से एवरेज मेरी कभी वोट कम नहीं रही। मगर फिर मैंने पार्टी के इस फैसले को तो तस्लीम किया ना जनाब। एक तो हम PTI से दिल बर्दाश्ता थे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ से वो जो उनका ट्रीटमेंट था वो सही नहीं था, वो एक पुरानी बात हो गई। अब जो नई एक चीज निकली थी आगे नून लीग के साथ, तो उसमें भी अगर हम एक दूसरे के साथ कोई एडजस्टमेंट ना करते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे बाकी साथियों को, जो इस वक्त 7 और 11 18 आदमी जो लड़ रहे हैं। तो फिर इनका भी मुश्किल होता कि पार्लियामेंट में एक नुमाइंदगी ना मिलती। खान साहब वो सारे सरेकिए चाहते होंगे कि सारा जरा जोर है हीने ते चलता होंगे, ये पूरी तरीके इस्तेकाम है हीने तुसा लगे हो जिन्होंने सीट के उत्ते एडजस्टमेंट नहीं थी संगी, बाकी तो सारे दी थे। ये कोई नहीं, ये हर बंदे का कोई ना कोई
मुकद्दर भी होता है और अल्लाह ताला की बेहतरी भी होती है इसमें। बेहतरी वाली बात ठीक कह रहे हैं आप, आई एग्री टू दैट पॉइंट। अल्लाह अगर आपको यकीन है अपने ईमान पर और अपने मुकद्दर पे, तो हम यही कहेंगे कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी पैदा कर रहे। अच्छा, कोई आपके हल्के के अवाम ने आपको नहीं कहा कि खान साहब 1937 से आपके बुजुर्ग यूनाइटेड इंडिया से लड़ते आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपका कोई हल्के का बंदा ही नहीं है, तो खाकवानीज की जो एक पॉलिटिकल डायनेस्टी है तो उसमें ब्रेक आ रहे, कोई हल्के के अवाम से भी मशवरा हुआ या आपका ख्याल है बस ठीक है पार्टी का फैसला, समवन हैज टू सैक्रिफाइस? मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी उनके पास जाके बात करने की। अच्छा, या क्या कहूं मैं जाकर, उन्होंने 50,000 वोट दिया है और इस वक्त जो कि हालात थे इसमें मेरे ख्याल में तो शायद इस एवरेज में इजाफा होता, मगर फिर बाकी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। फिर वो लोग कहते कि आपने सेल्फिश तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जब आपने एक एडजस्टमेंट मांगी हुई थी फिर एडजस्टमेंट भी ना की, तो फिर मेरे में अखलाकी कदरें कम हो जाती मेरी अपनी जाती तौर। तो आपको कितना इमोशनली पॉलिटिकली जाती तौर पर टफ फैसला था? जैसे मुझे नहीं पता था कि 1937 क्वाइट उस वक्त इलेक्शन जब हुए थे यूनाइटेड इंडिया, दादा मरहूम लड़े थे 1937 में दौलताना सबान के खिलाफ, तो वो एक था वो उस वक्त से चलते आ रहे हैं, कभी आज तक कभी सीट पे कंप्रोमाइज नहीं हुआ कभी भी नहीं। आपको लगता नहीं है कि जब वंस यू लीव योर हल्का, जो सियाने लोग कहते हैं, सियासी लोग, खैर आप बेहतर है, मैं क्या सियानी बात करूं, मैं तो कभी इलेक्शन में तो लड़ा ही नहीं, ना इन चीजों को देखा इस तरह, वो कहते हैं कि आपको 100 वोट भी पड़े ना एक दफा इलेक्शन में तो अपना हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। 5 साल के लिए आप आउट हो गए तो आपका अपोनेंट जो है वो फिर वो हल्का तो उसका हो जाएगा। तो आपको लगा नहीं है कि आप हल्का छोड़ रहे हैं, अपनी लेगेसी छोड़ रहे हैं जस्ट इन द नेम ऑफ पार्टी डिसिप्लिन, फेयर इनफ? तो ये तो बहुत बड़ा आपके अपोनेंट्स के लिए मौका है कि वो हल्के पे कह सकता हूं। तो फैमिली में क्या रिएक्शन रहा? मुझे पता है आपके बच्चों का, उनसे भी मशवरा हुआ, बातचीत हुई कि मैं अब ये पहली दफा हमने ये इलेक्शन नहीं लड़े यहाँ पे? नहीं, मैंने सिवाय अपने बड़े भाई के किसी और से मशवरा नहीं किया। अच्छा, कोई फैमिली में मतलब बच्चों से? ना, मैंने कभी बच्चों को बीच में डाला भी नहीं, और वो अगर 2 तो यहाँ है नहीं पाकिस्तान में, तो एक है तीसरा, तो बाकी जो है मैंने कभी किसी को जबरदस्ती अपने साथ, फैमिली में भी कभी मैंने नहीं कहा कि आप जरूर आए मेरी इमदाद करें, जो आ गया वो भी अच्छा है। मेरे अपनी पार्टी में 2018 में इमरान खान साहब ने और शाह महमूद ने हमारी मुखालफत की, दोनों ने। मैं उनके साउथ पंजाब के सदर था, मैंने उनको सबसे बेहतरीन वो साउथ पंजाब का रिजल्ट आया, और उन्होंने मेरे खिलाफ जो बंदे थे उनको अंदरूनी तौर पे मेरे खिलाफ करके और उन्होंने हराने में पूरी कोशिश की, और वो कामयाब भी हो गए। अल्लाह ताला ने वो मंजूर था। आज उनके साथ जो कुछ हो रहा है, शायद उसमें आधा % मेरी साथ जो ज्यादती की है वो भी शायद नहीं। आप ये कह रहे हैं बददुआएं शामिल हैं कि शाहिद कुरैशी साहब और खान साहब जेल में हैं कि आपके साथ ज्यादती की थी? बददुआ, मैं तो कोई नेक आदमी नहीं हूँ, मेरी बददुआ क्या लगेगी किसी को? ये तो नेक लोगों की बददुआएं लगती है, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, मैंने क्या किसी के। अच्छा, तो आपके भाई ने उन्होंने खकवानी से, बड़े खकवानी साहब ने क्या कहा जब आपकी उनसे बातचीत हुई कि ये मसले हैं, तो व्हाट शुड वी डू कि इतनी बड़ी ऑलमोस्ट 100 years एक पॉलिटिकल एक हमारी फैमिली की लेगेसी है, सो वी हैव टू ब्रेक इट? तो क्या मशवरा था उनका सर, आपके बड़े भाई का? आप हैरान होंगे जब मैंने उनको बताया, उन्होंने एक लफ्ज कहा सिर्फ। अच्छा, तुमने ठीक किया। अच्छा, हाँ, देखिए वो मेरे से ज्यादा ऑनरेबल आदमी, ऐसे ही मैं मिला हुआ हूँ सर उनसे, बहुत ज्यादा मेरे से ऑनरेबल आदमी है, उनकी बड़ी कदर है। पूरे जहाँ भी दोस्त हैं और जहाँ अहबाब हैं, जो मुल्तान के पूरे खानदानों में सबसे ज्यादा उनकी इज्जत है इस वक्त।
अब मेरा ख्याल है कोई रबिया के पास कोई ये फर्दर सवालात है खकवानी साहब, जाती आपसे सियासी गुफ्तगू तो हो गई, कोई फर्दर कोई नेशनल सीन पे आते हैं? जी जी, और जो खास जो टेम्पो बन गया ना, अब मैं अगर खकवानी साहब से सवाल करूंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। कोई नहीं, छोटा सा जरूरी है गुस्सा दिलाना खकवानी साहब, डांट डपट हम उनसे खा लेते हैं। अच्छा खकवानी साहब, मैं उसी अगेन आई विल टेक यू बैक जिस दर से हम बातचीत कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो बल्ले वाला मामला हुआ है, जाहिर है आप पीटीआई का हिस्सा रहे हैं और एक पार्टी के लिए उसका जो एक निशान होता है या सिंबल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और सिंबल ना रहे, हम तो चलो बल्ला बल्ला कह रहे हैं लेकिन बेसिकली तो पार्टी नहीं अब एग्जिस्ट करी ना, ये एक बड़ा वो है। तो ये बहुत सीरियस डैमेज है जिसका एहसास पीटीआई को खुद भी है। अब ये बताइए कि इस बल्ले के बाद इलेक्शन में किस शेप में देख रहे हैं आप पीटीआई कैंडिडेट्स को, और दूसरा ये कि आपको फायदा होगा इस चीज से आने वाले इलेक्शंस में? नहीं, मुझे तो देखे ना, किसी के हार जीत से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जाती तौर पे। अखलाकी तौर पे है कि एक चीज जो आज तक नहीं हुई वो हुई है, मगर उसके अंदर जो कानून है ना, ईमानदारी से, मेरी कोई मतलब किसी इस मुखालफत की वजह से मैं नहीं कह रहा, कानूनी तौर पे ये फैसला जो है वो सही हुआ है कि इलेक्शन जो पार्टी को कराना चाहिए था, उन्होंने पार्टी को लिख के, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अपनी पार्टी का इलेक्शन कराएं वरना आपका सिंबल जो है ले लिया जाएगा। ये लिख के उनको बावर कराया गया, दिया गया। उसके बावजूद आज आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको कहा सबके सामने, आपने तो भाई यहाँ लिख के लिया था इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने आपको वार्निंग दी थी, आज आप कैसे कह रहे हैं कि जी आप को मालूम नहीं था कि इसके ये भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज आपके पास आए थे, आपने उसमें अमल नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज याद कर दूं, सारी पार्टियां सिवाय जमात इस्लामी के सारे गलत किस्म के इलेक्शन कराते हैं, मगर बात है कि कौन चोरी करते हुए कौन पकड़ा गया। चोर वो है पाकिस्तान में जो पकड़ा जाए, जो अच्छा एक कंपैरिजन हो रहा है खकवानी साहब अवामी नेशनल पार्टी का भी, कि उनके साथ भी यही मामला था लेकिन उनको फिर निशान दे दिया गया, पीटीआई के साथ जरा ज्यादा हो गया है। कब की बात है वो? अवामी नेशनल पार्टी के साथ इन्हीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को एतराज था उन पर और फिर उनको निशान दे दिया, उनसे नहीं लिया गया। किस हद की बात कर रहे हैं आप? अभी लेटेस्ट इन्हीं उसके इसी मामले, जिस टाइम पे पीटीआई का मामला चल रहा है, इसी में। नहीं, मैंने बताया, मैंने तो कोई पिटीशन नहीं देखी किसी जगह पर इलेक्शन कमीशन में जहां उन्होंने कहा हो कि एएनपी ने इलेक्शन नहीं कराया। बात यह है कि कानूनी तौर पे कौन केस लड़ता है। अकबर एस बाबर ने अगर केस लड़ा है, उसने गवाहियां दी हैं, उसने कागजात मुहैया किए हैं, उन्होंने वीडियो क्लिप दिखाए हैं, उसके अंदर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स का पूछा है, बाकी चीजों के जितनी भी कवायद देखे हैं उनमें कहीं चीज नहीं हुई, कई गलतियां निकली गई है, जिसको मौका मिल गया इलेक्शन कमीशन को कि वो उन्होंने उनके खिलाफ एक फैसला दिया, मगर उन्होंने उसके बावजूद उनको कहा जाएं आप इलेक्शन करा लें, आपका नहीं तो निशान चला जाएगा। उन्होंने फिर भी उसको मुनासिब नहीं समझा कि इलेक्शन ईमानदारी से करा दिए जाते, या कम से कम नजर आता कि इलेक्शन हो रहा है। उन्होंने इतने फ्लॉज दिखाए कि वो और उसमें अपना पकड़े गए। तो इस तरह इनके जो साथी थे, जो इनके अपना हिमायत करने वाले थे पीटीआई के, उन्होंने जो भी कुछ किया, इनकी क़यादत ने किसी का कहना नहीं माना। क़यादत वो काम करती रही है कि पहले उन्हें जीएचक्यू से लड़े, फिर उन्हें इलेक्शन कमीशन से लड़े, फिर वो अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से लड़े, हर बंदे के साथ लड़ते रहे। तो क्या करे जी वो, बाकी लोग भी तो थोड़ी बहुत ही जो डिस्क्रिशन होती है वो उन्होंने डिस्क्रिशन इनके हक में नहीं इस्तेमाल की, उन्होंने कानूनी काम किया है। आपको पता है कि ये इनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद ने क्या किया है, उसके कागज क्यों नहीं एक्सेप्ट हुए? कोई मीडिया नहीं बता रहा। उसने कागज इसलिए नहीं एक्सेप्ट हुए कि उन्होंने अपने प्रपोजर और सेकेंडर इस्लामाबाद के दिखा दिए, इलेक्शन लड़ रहे मुल्तान से और प्रपोजर सेकेंडर लगा दिए इस्लामाबाद के, जिसकी वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए। और कहते क्या है कि जी हमारे नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफसर ने किया। रिटर्निंग अफसर ने जरूर किए हैं, मगर उन्होंने जवाब तो खुद पैदा किया है। आपका कोई मीडिया ने एक लफ्ज नहीं बताया। वो कहते ये हैं कि इनके खिलाफ थी हुकूमत इनके खिलाफ थी। बात यह है, कोई तो बंदा कागज भी देख के बताए ना किसी के साथ क्या हुआ है। अच्छा सर, ये जरा बताइएगा इसमें, ये जो इनको इंतखाबी निशानात दिए गए हैं बड़े बड़े इनके पीटीआई के लीग
इन लीडरों को, वो बड़े अजीबो गरीब से हैं। आपको पता है पाकिस्तानी सोसाइटी जिस तरह की है, यहाँ पर वो सिंबल से ज़्यादा सोशल एम्बेरसमेंट बनते जा रहे हैं। मतलब किसी को चिमटा दे दिया, किसी को बूट दे दिया, किसी को बॉटल दे दी, किसी को चाइना, किसी को गद्दा गाड़ी, लिस्ट इज लॉन्ग। तो इसको हाउ डू यू सी दैट? आप भी अम्यूज हो रहे हैं या आपका ख्याल है जानबूझ के इनको टारगेट किया गया है ताकि पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं जब ये लेके चिमटे लेके, तो ये जूते लेके और चैन के लेके ये जाएंगे, तो ये कैसे? अच्छा, कैन वी टेक द आंसर आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है। खाकवानी साहब आप प्लीज साथ रहिएगा और ये सवाल का जवाब आपने ब्रेक के बाद देना है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकवानी साहब, ब्रेक से पहले क्लास साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था, ये जो निशान अलॉट हुए हैं इनकी सेहत के हवाले से, जरा इस पे बताइएगा कैसे इसको आंसर करेंगे? जी जी, मैं अर्ज करूं, कानून ये है कि जो हजरात अपना सिंबल लेने जाते हैं तो वो 13 तारीख को उन्होंने सिंबल मांगना था। 13 तारीख हफ्ता का दिन था, उस दिन केस लगा हुआ था, बल्ले का निशान मिलता है या सुप्रीम कोर्ट में या नहीं मिलता। तो वहां पर कम से कम 5-5, 10-10 आदमियों ने पीटीआई की तरफ से अप्लाई किया हुआ था। और अगर वहां पर या आदमी खुद पहुंचता या लिख के भेजता कि मुझे फलां निशान दिया जाए, अगर बल्ला चला जाए तो फिर मेरा निशान आपके जो चार्ट पे अप्रूव्ड हैं उनमें से हमें फलाना निशान दे दिया जाए, तो फिर इलेक्शन रिटर्निंग अफसर जो है वो पाबंद है, वो उसको अगर निशान मौजूद हो तो वो उनको दे दे। अगर वहां 5-5, 10-10 आदमी पीटीआई के शामिल थे, वहां पर कागजों में जमा कराए हुए थे, कहीं कहीं ज्यादा भी थे, तो अगर वहां खुद भी नहीं पहुंचे और लिख के भी नहीं दिया तो फिर 12 बजे रात से पहले कानून के मुताबिक उन्होंने हर आदमी को और सिंबल अलॉट करना था जो ऑलरेडी अप्रूव्ड निशानात है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है, उनमें से जिसको दे दें। अब वहां कहीं ऊपर नीचे बात हो गई, किसी को अच्छा नहीं मिला, वो उसको गदा गाड़ी मिल गई किसी को, तो ये चीजें सारी की सारी कोई किसी के खिलाफ तो नहीं बना हुआ था। चार्ट तो कई सालों से अप्रूव्ड निशानों का है, उसमें से अब रिटर्निंग अफसर को आप ना लिख के दें ना खुद पहुंचे, और तो फिर तो उसने किसी को तो देना है ना जनाब। खान साहब आपने वैसे जितने खूबसूरत वजाहत दिए इतनी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद भी नहीं दे सकता था सर, जो आपने उनको पतली गली वाला रास्ता दिया है। दूसरा आपने मेरे से कानून पूछा, मैंने आपको कानून सर बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अगर वहां पर किसी ने शरारत की है तो वो तो कानून के अंदर शरारत अलाउड थी। अच्छा, कानून के अंदर अब किसी खतून को कोई अच्छा ये बताए, गदा गाड़ी एक मुल्क का एक बड़ा निशान है जो देहाती इलाकों में सारे पहचानते हैं गदा गाड़ी। अच्छा, चिमटे के बारे में गदा गाड़ी मिल गया है तो क्या फर्क पड़ गया? मतलब चिमटे के बारे में क्या ख्याल है? बेचारी अब कोई खतून चिमटा लेके, ये चिमटा जो है ये इलेक्शन कमीशन का एक अप्रूव्ड निशान है भाई साहब, उन्होंने दिया इनको, कहीं 10-10, 15-15 ने अप्लाई किया हुआ। अच्छा, जूते के मतलब जूते के बारे में क्या ख्याल है? जूता भी इसी तरह मतलब इलेक्शन सिंबल होना चाहिए जूता? किसी को जूता दे दो, बेचारा जूते पे जाकर वोट मांगे। ये बात सुने ये कैसा कानून है खान साहब? ये भाई साहब, ये आप पानी की टरबाइन इसको किसी ने जिसने भी अप्रूव करा के जितने अरसे से रखा हुआ है, तो वो आप उनके हक में आज किस तरह बोल रहे हैं? इनको लोगों को चाहिए था कि उनको हटवाते कि जी इतनी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये क्यों नहीं? चले खान साहब, मान लिया पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया, भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस सर, इलेक्शन कमीशन को कलासर साहब आप ईमानदारी से बताएं, जब मैं वहां पेश ही नहीं होता और मैं वहां सर, मैं और बात कह रहा हूँ खान साहब, मैं और बात कह रहा हूँ, अगर थोड़ी सी अलाउ करें, मैं ये कह रहा हूं वहां पे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, साबिक जजेस रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इसके मेंबर्स हैं, बड़े फेडरल वो सेक्रेटरी रिटायर रहे हैं, उन्होंने कभी बैठ के नहीं देखा इसमें जूता भी है, इसमें गधा रेडी भी है, इसमें बोतल भी है, इसमें जनाब चिमटा भी है और बला बला मैं क्या नाम लूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा, पढ़े लिखे लोग हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, मेंबरान्स हैं, बिग नेम्स हैं, ग्रेड 22 के रिटायर्ड हैं, उन्होंने बैठ के रिव्यू नहीं किया कभी सिंबल्स को, हम इस काम को जब काल को देंगे, अब किसी को जूता दे रहे हैं कि जा तू जूते पे वोट मांग, उनमें कोई समझ अक्ल नहीं थी। इलेक्शन कमीशन में सारी ड्यूटी इनकी पड़ गई थी सर, पॉलिटिकल पार्टीज की थी। आपका ख्याल है? मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज
को ये भी देखना चाहिए था कि इनके यहाँ जो आप देख रहे हैं वो आपकी बात सही है। मैं कब कह रहा हूँ कि जूते का निशान होना चाहिए, इट इज डिरोगरेटरी, ये लोगों की नफ्स के लिए, नफ्स इज्जत के लिए गलत है, उनको ऐसा नहीं कहा, मगर वो निशान मौजूद है अप्रूव्ड लिस्ट में, मैं तो उसको नहीं चेंज कर सकता। बात यह है कि एक दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के बंदों ने अलॉटमेंट नहीं की, इनको आरओ ने किया। आरओ जो थे रिप्रेजेंटेटिव, किसी ने तो लंबा इस पे मेहनत का, वैसे ये दाद दें उनको जिन्होंने किया है। शरारत की आपने कहा शरारत कानूनी हुई है, वर्क उन्होंने पूरा होमवर्क पूरा किया हुआ था, जिन्होंने भी किया कि किस किस पीटीआई वाले को हमने कहा ना किसको चमटा, ठीक है आके चिमटा देना, तो किसको जूता, तो किसको बोतल, तो बैंगन देना है, तो आलू देना है, तो सब्जी तरकारी देनी है। एक आखिरी बात सर, एक आखिरी बात, इन्होंने भी माशाअल्लाह काफी लोगों के साथ ज्यादती की है, हमेशा हर इदारे के साथ लड़े, उन्होंने भी तो कुछ शरारत करनी थी ना। अब क्या कहें इस पे आप। चलें ठीक है सर जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया इसाक अखवानी साहब, आपने हमें टाइम दिया, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की हमसे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी मौजूद होंगे, उनसे जरा जो समातों के अहम अहवाल हैं वो जानेंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ कंबर जैदी सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं। कंबर, क्लास साहब आपसे स्टार्ट करेंगे सवाल। जी क्लास साहब, ओवर टू यू। जी कंबर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आजकल एक मार्केट में खबर चल रही है, और वो जो खबर दी है वो बड़ा इंतहाई ये क्रेडिबल, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, आपके कुलीग भी हैं, आप भी बहुत सारी अच्छी खबरें अब लाते हैं। यू आर वन ऑफ माई फेवरेट कोल्ड रिपोर्टर्स एंड एनालिस्ट एज वेल। हसनात मलिक साहब ने कहा है कि जनाब के दो फार्मर ये यहाँ पे अगर इसके थे, वो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो सर्विंग थे उस वक्त, और जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो रही थी तो वो जनरल बाजवा साहब से मिलने गए और डिनर पे मुलाकात हुई और रिक्वेस्ट की कि आप ये तहरीक अदम एतमाद जो है ना करवाने दें, ना होने दें। इसके बारे में कोई आपके पास कोई खबर, कोई आपकी इस पे क्या इंसाइड है? वाकई ऐसे हुआ है? कोई डिनाइल भी कहीं से नहीं है अब तक? क्लास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतने अच्छे अल्फाज में तारीफ की। ये जो बात है हसनात साहब की खबर में मैंने देखी है, बिल्कुल इस हवाले से 2-3 लोगों से भी बात हुई है। हम पूरे वसूख के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब के घर जाना जो कि साबिक जस्टिस रहे हुए हैं, तो ये बात नहीं कर सकते। जरूर जब पूरी तस्दीक के साथ होगी तो मैं आपके प्रोग्राम में क्या जरूर डंके की चोट पे ये बात करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं कि जो साबिक ये 2 जज साहिबान हैं, इनके रवाबित थे, और रवाबित जो है पीटीआई के साथ थे, और इनके रवाबित के हवाले से जो रिलीफ की बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ मिलता रहा, तो इसमें गलत बात नहीं है। ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक जज साहिबान जो कि अभी इस्तीफे दे चुके हैं, दोनों जज साहिबान, इनके तहरीक इंसाफ के साथ रवाबित जरूर थे। बाजवा साहब के पास ये गए हैं और इन्होंने जाके बात की है। इस हवाले से मैं पूरे वसूल के साथ ये खबर आपको नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, चलें, आपने बड़ी प्रोफेशनल और ये परफेक्ट बात की, दैट्स हाउ इट शुड बी। अच्छा, हम सुन रहे हैं कि इनका ये जो थे, ये हो गए अपने जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जिन्होंने 8-10 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो दिल मान नहीं रहा, क्या वजह हुई? कोई उनको कोई थ्रेट किया गया, कोई उनको कोई डराया गया, कोई चीज़ें उनके सामने आ रही थी, मुख्तलिफ किस्म की मार्केट में बातें हो रही, कोई गुफ्तगू की बात कह रहा है जी फलां से गुफ्तगू हो रही थी, कोई टैप पकड़ी गई, कोई इस तरह की चीज़ें। आपकी क्या इस पर इंफॉर्मेशन? कम से कम उन्होंने इस्तीफा दिया है, कोई रीज़न, कोई वजह तो होगी कि अब तक सामने नहीं आई। देखें क्लासा साहब, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ रेफरेंस आ रहा था जो कि जिसमें काफी ठोस शवाहिद थे। जस्टिस इजाजुल एहसन, आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़े मुतहर्रिक थे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए तो शुरू से, जब से इन्होंने अपनी पोस्ट बतौर चीफ जस्टिस संभाली थी, उस टाइम से लेकर अभी तक, जब तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हर इंपॉर्टेंट केस में, तकरीबन सियासी केस में ये हमें नजर आए हैं। और जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो एक फ्लैट के हवाले से बड़ा जिक्र होता है कि वो जस्टिस इजाजुल एहसन की
उसमें लेन देन था, उस क्योंकि जिस कंपनी के लिए सर्विसेज जस्टिस इजाजुल एहसन कंसल्टेंसी देते थे, उसी कंपनी का केस जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाया गया और उस मुकदमे की समाअत भी जस्टिस इजाजुल एहसन ही कर रहे थे। साकिब निसार साहब के दौर था ये, साकिब निसार साहब भी थे और फिर उस कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में फाइन करके उसको जो है रेगुलराइज करने का कहा गया। तो वो एक केस जो था उस पर भी एक रेफरेंस आया, लेकिन ये रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनके खिलाफ जो हालिया बना था उस पे तो खत्म हो गया था। लेकिन ये जरूर है कि वो पनामा केस में जब मॉनिटरिंग जज भी रहे थे, कंबर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो है उनकी मौजूद थी। मैं सॉरी आपकी बात, मैं कंबर का बात काट रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा ने आज ओकाड़ा के जलसे में उन्होंने कहा जनाब कि जिस तरह की टोन में उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शी वॉज ऑफ कोर्स रिफरिंग टू ये जो रेजिग्नेशन है। तो उससे तो ये लगता है कि शायद मरियम नवाज साहबा या उनकी पार्टी, उन लोगों ने अपना कोई क्लाउड, कोई दबाव इदारे के जरिए, आपके जरिए, फलां के जरिए, उससे तो वो ये लगा है कि वो उनका कोई रोल है उनके इस्तीफे दिलवाने में। आपको भी ऐसे लगे या मेरी फीलिंग है ऐसे? इसमें क्लासा साहब, ये तो मेरी इंफॉर्मेशन भी है जो कि मैं आपको पूरे वसूख के साथ दे सकता हूँ कि बिल्कुल इसमें PMLN जो है वो शामिल है। खसूसन अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात की जाए तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जब से लाहौर में उन्होंने जो केस की रिपोर्ट थी, जो सानिया मॉडल टाउन था, उसकी रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा था, उसके बाद से जो है चीजें बड़ी तेज हो गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए तब चीजें और डिमांड्स जो हैं वो और ज्यादा तेज हो गई थी। ये जो तासुर दिया जाता है कि जस्टिस मज़ाहिर के हवाले से मुस्लिम लीग नून एक तासुर रखती थी, वो बिल्कुल दुरुस्त इस वजह से, और वो तासुर जोर उस टाइम पकड़ गया जब उन्होंने 90 दिन इंतखाबात के मामले पर एक नोट लिखा था जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर सू मोटो ले लिया था। एक साथ इसके बताइएगा, ये जो बता रहे हैं, माजी में हमने देखा कि इससे ज्यादा सीरियस इल्जामात जो हैं वो तो रेफरेंस की शक्ल में आए थे, डॉक्यूमेंटेड थे, और उस वक्त की कैबिनेट इमरान खान साहब की थी, उन्होंने अप्रूव किए। आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे, जुडिशल सुप्रीम को प्रोसीडिंग शुरू हुई काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ। तो काजी फैज ईसा साहब ने ट्रायल का सामना किया, वो पेश होते रहे, उनकी मिसेस भी हुई, उन्होंने फाइट आउट किया टिल द एंड। तो क्या वजह थी यहाँ पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब और ये हो गए इजाजुल एहसन साहब जो हैं, ये इस तरह के रेफरेंसेस का सामना करने की बजाय, ट्रायल का सामने की बजाय उन्होंने क्विट करना मुनासिब समझा? तो क्या कोई ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से दे थॉट कि इट्स बेटर टू गो होम, कि इसको कन्फ्रंट नहीं करता? व्हाट वाज द डिफरेंस? काजी साहब डट गए कि जी मैं इसका सामना करूंगा, ये दो जजेस जो इन्होंने कहा नहीं जनाब हम इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं, हमारे बारे में मजीद कुछ ना कहा जाए। देखिए क्लासा साहब, बादियों नजर में तो यही लगता है दोनों जजेस साहिबान ने अपनी पेंशन और जो पर्क्स और प्रिविलेजेस होते हैं उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो बचाए हैं। कहीं ना कहीं मसाइल जरूर थे जिसकी बुनियाद पर इस्तीफा आया है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल एक जज जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना हो वो इस तरह से इस्तीफा देगा, और एक जज जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो वो एकदम से स्टैंड करता है फिर उसके बाद वो पीछे हट जाता है। तो वो समझ नहीं आई। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें जरूर हैं जो हमें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि दोनों जज साहिबान ने जो मतलब आप ये कह रहे हैं लास्ट वर्ड उसके शेक्सपियर का उसका प्ले है वो जिसमें कहते हैं समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। मेरा ख्याल है वही वाली बात है कि समथिंग वाज रॉटन देयर। Yes, and couldn't get calculated। बहुत शुक्रिया कंबर शाह, क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और यहाँ पे वक्त हुआ है प्रोग्राम खत्म करने का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।